हमें लगा शायद आप चले गए हैं, लेकिन अच्छा हुआ आप यहीं बाहर मिल गए, बिकॉज दादू आपसे एक बार मिलना चाहते थे। अनामिका की बात सुनकर आदित्य जनरल बख्शी की ओर बढ़ा ही था कि पीछे से वीआईपी होटल की आवाज के साथ एक व्हाइट एम्बेसडर वहां आकर रुकी, जिसमें से एक मिडिल एज का लंबा चौड़ा हैंडसम आर्मी ऑफिसर निकला। ये और कोई नहीं, विनोद था, जनरल बख्शी का बेटा, जिसे देख खुशी से झूमते हुए अनामिका ने कहा, पापा आप आ गए। विनोद को देख बख्शी फैमिली के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन दूसरी ओर विनोद के चेहरे पर चिंता और तनाव साफ झलक रहा था। पापा आप इतनी जल्दी बाहर कैसे आए? मुझे तो डॉक्टर ने फोन पर बोला था कि आप बेड से उठ भी नहीं सकते, और फिर आप यहाँ चलकर कैसे आ गए? क्या चल रहा है यहाँ? कोई मुझे बताएगा? विनोद को टेंशन में देख बख्शी सर ने पहले तो उसे रोका और फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई एक सेकंड सब्र तो करो, सब बताते हैं। जनरल बख्शी, अनामिका और अवनी सारी कहानी विनोद को बताते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, विनोद की आंखें क्यूरियोसिटी से बड़ी हो जाती है और वो बख्शी सर की तरह आदित्य को घूरना शुरू कर देता है। आदित्य भी विनोद को देखता है, उसके चेहरे पर खुशी होती है। विनोद दिखने में हट्टा कट्टा 6 फुट का लंबा आदमी है और उसकी आंखें ऐसी पहनी थी कि वो आदित्य को बस घूरने से ही अपनी ताकत बता पा रहा था। जैसे ही कहानी खत्म हुई, विनोद आदित्य की तरफ बढ़ा और उसने उसे कसकर गले लगा लिया और कहा, थैंक यू सो मच आदित्य, वी आर वेरी प्लीज्ड एंड हैप्पी टू हैव यू विद अस। हम आपका यह एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे, लेकिन मेरा बस एक सवाल है, आपने सब कुछ किया कैसे? विनोद ने आदित्य को छोड़ते हुए पूछा। इससे पहले कि आदित्य कुछ कह पाता, हंसते हुए बख्शी सर ने कहा, इट्स हिज ओन सीक्रेट, मैं ठीक हूँ, इसी बात की खुशी मनाओ। बख्शी सर आदित्य को देखते हुए कहते हैं, आप अभी कहाँ जाएंगे? आप मुझे बता दीजिए, वजीर आपको कहीं भी छोड़ देगा। वजीर बख्शी इधर आना। विनोद ने गाड़ी की ओर देखते हुए कहा। गाड़ी से एक और 6 फीट का गोरा और शरीर से लंबा चौड़ा नौजवान निकला, जिसे देखकर ही लग रहा था कि वो रोज जिम जाकर कड़ी मेहनत करता है। चेहरे पर बड़ी दाढ़ी और छोटी आंखें, जिससे वो सबको देख रहा था। उसने बख्शी सर को झुककर सलाम किया। बख्शी सर ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ये वजीर है आदित्य, ये हमारे सबसे खास दोस्त सुबेर अहमद का भतीजा है। वजीर, आज से तुम आदित्य को भी हमारी फैमिली की तरह ट्रीट करोगे। अभी इन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लो और जहां पर भी इन्हें जाना है वहां इन्हें ड्रॉप करके आ जाओ। जाओ। आदित्य ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, इट्स ओके सर, मुझे आज वॉक करके ही घर जाने का मन है, बट हाँ, अगर फिर मुझे कभी इसकी जरूरत हुई तो मैं बेझिझक आपसे कह दूंगा, बट इट्स ओके फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। किसी को भी आदित्य का ऑफर ठुकराना समझ नहीं आया, लेकिन इसके पीछे कारण यह था कि आदित्य को एकांत में अपनी साधना करनी थी, ताकि वो अपनी एनर्जी के बैलेंस को मेंटेन कर सके। उसने पहले ही सोच लिया था कि यहाँ से निकलकर पहले वो अपनी साधना पूरी करेगा और उसके बाद अपने घर जाएगा। आदित्य ने अलविदा कहने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तभी जनरल बख्शी ने कहा, आदित्य मैं आपको कुछ पैसे देना चाहता हूँ, प्लीज मना मत करना। ये कोई मुआवजा नहीं है, बस मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। आप यहाँ से जहाँ भी जा रहे हैं उन पैसों से अपने लिए कुछ ले लेना, क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं दिया तो मुझे बहुत रिग्रेट होगा। जनरल बख्शी के ये कहते ही अवनी ने अपने पर्स में से 500 के नोट का एक बंडल निकालकर आदित्य को थमाया। आदित्य ने पहले मना किया, तभी उसे याद आया कि साधना के बाद उसे घर भी जाना है, इसके लिए ना तो उसके पास पैसे हैं और ना ही फोन, जिससे वो मृणाली से कांटेक्ट कर सके। थोड़ा सोचकर सिर खुजाते हुए आदित्य ने कहा, बख्शी सर, इसमें से आप मुझे सिर्फ 500 दे दीजिए, जिससे मैं ठीक से अपने घर तक पहुंच जाऊं। जनरल बख्शी ने 1-2 बार आनाकानी की, फिर आखिर में आदित्य की बात मान ली और नोट के बंडल में से एक नोट निकालकर बाकी सब अवनी को पकड़ा दिया। अवनी ने बंडल अपने पर्स में रखते हुए कहा, अगर फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम हो या पैसों की जरूरत हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क एंड आई विल डिपॉजिट इट इन योर अकाउंट। अकाउंट वर्ड सुनते ही आदित्य सोचता है कि उसका बैंक अकाउंट तो है, पर 10,000 साल दूसरी दुनिया में बिताने के बाद उसे बस अपने परिवार की मौत का बदला, अपने रिश्तेदार और जो लोग उसकी जिंदगी में इंपॉर्टेंस रखते थे उनके नाम के बारे में पता है। अपना कार्ड नंबर याद रखना या उसके बारे में सोचना उसके लिए जरूरी नहीं है। ये सोचते हुए आदित्य ने कहा, नहीं, मेरे पास कोई कार्ड या बैंक अकाउंट नहीं है। शुक्रिया इसके लिए। बस अभी के लिए मैं एक चीज आप सबसे चाहता हूँ कि कमरे के अंदर जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ हमें ही पता है और आप उसे हमारे बीच में ही रखना। मैं नहीं चाहता कि लोगों को मेरी शक्तियों के इस्तेमाल के बारे में कुछ पता चले, वरना दुनिया मुझे जोकर समझेगी या भगवान, और मैं दोनों ही नहीं बनना चाहता। अब मैं चलता हूँ। कहते हुए आदित्य बख्शी सर और विनोद से हाथ मिलाता है और हॉस्पिटल के एग्जिट की तरफ निकल जाता है। अवनी और अनामिका गाड़ी में बैठते हैं और जनरल बख्शी आदित्य को जाता हुआ देख विनोद से कहते हैं, विनोद मैं चाहता हूँ कि तुम वजीर को आदित्य के पीछे लगा दो, लेकिन उन्हें पता मत लगे
लगता है कि आदित्य को हमारी मदद तो चाहिए, लेकिन वो बोलने में कतरा रहे हैं। ध्यान रखना, अगर इन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम कभी भी पीछे नहीं हटे। वजीर को अभी से ही बोल दो कि वो आदित्य को फॉलो करता रहे, और कुछ भी हो तो मुझे रिपोर्ट जरूर मिलना चाहिए। जी पापा। ये कहते हुए विनोद और जनरल बख्शी अपनी कार में बैठ घर की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर निखिल कार को ऐसे भगाता है जैसे वो किसी से भाग रहा हो, और अपने आप से बड़बड़ाता है। ये पागल आदित्य समझता क्या है अपने आप को? आज जो उसने किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसने मेरी सबके सामने बेइज्जती कर दी, और अनामिका ने भी आकर मुझे थप्पड़ मारने की धमकी दी। ये करके उसने अपनी मौत को बुलावा दे दिया है। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे वहीं मार डालता, लेकिन मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि उसने बख्शी को ठीक किया तो किया कैसे। ऐसी क्या ताकत आ गई है उसमें कि वो मरते हुए को जिंदा कर सकता है। लगता है उसे आज ही सबक सिखाना पड़ेगा। निखिल ये सोचता है कि उसका फोन बजने लगता है। फोन पर दिखता है कि ये उसी नंबर से आया है। गाड़ी को साइड में रोकते हुए निखिल फोन उठाता है। हेलो, तुम पहुंच गए? हाँ सर। देखो, हॉस्पिटल में एक आदमी होगा, लंबी दाढ़ी और बाल, आंखें ऐसी के नशे में ही रहता हो, उसी को मारना है। ऐसा सेम आदमी अभी बहुत देर तक गेट पर खड़ा था। कोई आर्मी ऑफिसर से बात कर रहा था, और अभी जस्ट निकला है। वो तो रास्ते में निपटा दे। अरे अभी नहीं, वो कोई नॉर्मल आर्मी ऑफिसर नहीं था, वो आर्मी जनरल विनोद था। अभी उसे कुछ मत करो, उसे फॉलो करो और जहां भी अकेला दिखे अपना काम कर दो। ठीक है सर। निखिल फोन काट देता है और फिर से गाड़ी चलाने लगता है। आदित्य रास्ते में अकेला चल रहा था। तब उसने याद किया कि पिछली लाइफ में जब निखिल और सिंघानिया ग्रुप के लोगों ने आदित्य को पागल घोषित कर दिया था, तो कई जगह पर उसकी सिग्नेचर को फर्जीवाड़े में यूज किया गया था, और उसके अकाउंट में से 3 लाख रुपए निकाले थे, जो आदित्य बहुत टाइम से सेव कर रहा था। जब मृणाली को इस बात का पता चला तो उसने आदित्य का बैंक अकाउंट बंद करा दिया और कार्ड भी छीन लिया था। यही कारण था कि उसके पास कोई पैसे नहीं थे, क्योंकि उसके सारे पैसे का हिसाब अब मृणाली ही रखती थी, और आदित्य अपनी ज्यादातर जिंदगी उधारी पर ही बिताता था। कल रात को भी जब आदित्य उधारी की दारू पीकर रास्ते में पड़ा था तो किसी ने उसे मारा था और उसका फोन चोरी कर लिया था। इसी वजह से उसके पास कोई फोन भी नहीं था। आदित्य को यह सोचकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि उसकी जिंदगी में एक टाइम था जब वो कहीं भी जाता था तो लोग उसे एक वीआईपी जैसे ट्रीट करते थे, लेकिन जैसे ही वो जेल से बाहर निकला, लोगों ने उसके बारे में अनाप शनाप बातें करना शुरू कर दी। और फिर तो ऐसा समय आया कि जब परिवार से आदित्य दूर हुआ तो उसकी पूरी जिंदगी ही नर्क में चली गई। थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद आदित्य एक टैक्सी में बैठ गया। वो टैक्सी में घूमता हुआ शहर की खूबसूरती को निहार रहा था कि किस तरह 10,000 साल एक जैसी जगह देखने के बाद आज वो इतनी हरियाली, इतनी सारी बिल्डिंग, इतनी सारी कारों और लोगों को देखकर खुश था। इस शहर से उसका बहुत पुराना रिश्ता था, और कहीं न कहीं उसकी बर्बादी भी इसी शहर से ही शुरू हुई थी। बस उसे ये पता करना था कि उसे बर्बाद कौन करना चाहता था। उसने एक रेस्टोरेंट देखा और टैक्सी वाले से बोला, क्या तुम 10 मिनट उस रेस्टोरेंट के सामने कार रोकोगे? जी सर, बिल्कुल रोक दूंगा। टैक्सी वाले ने टैक्सी रेस्टोरेंट के सामने रोक दी। आदित्य टैक्सी से उतरा और रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। 10 मिनट बाद आदित्य वापस आया और उसने खाने का एक पैकेट ड्राइवर को दे दिया और पूछा, क्या तुम मुझे देवगिरी पर्वत तक छोड़ दोगे? ड्राइवर ने अपने हाथ के पार्सल को बगल वाली सीट पर रखा और सोचते हुए कहा, लेकिन सर वो तो 3 घंटे की दूरी पर है, और वापस आने में वहां से कोई सवारी भी नहीं मिलती है। मेरा तो एक तरफ के किराए का नुकसान हो जाएगा। आदित्य ने कुछ देर आसपास देखा और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दोनों तरफ का किराया दे दूंगा, बस तुम मुझे वहां छोड़ दो। दोनों तरफ के किराए के बारे में सोचते हुए ड्राइवर ने हाँ में सर हिलाया और गाड़ी निकल पड़ी। देवगिरी के लिए 3 घंटे के सफर के बाद दिन जा चुका था। सूरज ढलने को था और बादलों की गर्जन के बाद बारिश की कुछ बूंदें आईं, और तेज बारिश में आदित्य टैक्सी से उतरकर देवगिरी के पहाड़ों पर पहुंच गया और ड्राइवर पैसे लेकर आगे निकल गया। जैसे ही आदित्य ने एक कदम आगे बढ़ाया, पीछे से किसी ने उसके सिर पर बहुत जोर से किसी भारी चीज से हमला किया और आदित्य बेहोश होने लगा। लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ये कौन था जिसने उस पर हमला किया। क्या ये निखिल के भेजे हुए लोग थे या कोई और? वो कुछ और फिगर आउट करता, इससे पहले ही वो बेहोश हो गया।